बेटा हम लोग आपका सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर। लगातार वीडियोस नर्सिंग फाउंडेशंस की, फंडामेंटल्स की और बेसिक मेडिकल साइंस की जो हम वीडियो और हम जो टॉपिक बना रहे हैं उसमें आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। आज जब हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइंस में हम मोस्टली डिस्कस कर चुके वो है हमारे टेम्परेचर के बारे में और फीवर के बारे में हम डिस्कस कर चुके, जो टेम्परेचर के बारे में आता है। हम डिस्कस करते हैं आज रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन है क्या है? रेस्पिरेशन मींस सांस का लेना और छोड़ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज रेस्पिरेशन, या एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज नोन एज respiration. So the exchange of oxygen and carbon dioxide between atmosphere and the body cells including inspiration and expiration. समझ में आया बेटा? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा तो रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि MEDULLA मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा इज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हम सांस लेते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की परमिशन से, हम सांस छोड़ते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की परमिशन से। तो यदि कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है तो आपको बताना है मेडुला ऑब्लंगेटा इज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। द नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ठीक है बेटी? तो मेडुला ऑब्लंगेटा और टेम्परेचर का थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ये आपको याद करना है बेटा। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक आता है सबसे पहले रेट, दूसरा आता है रिदम और तीसरा क्या होता है बेटा? हमारा रिदम और डेप्थ। बेटा ये तीन क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे रेस्पिरेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला हो गया रेट, दूसरा हो गया रिदम, तीसरा हो गया डेप्थ। रेट मींस नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन ए मिनट। फुल रेस्पिरेशन, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन फुल, जहां हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, और छोड़ना 1। तो 1 मिनट के अंदर जो रेट होती है वो 16 to 20 पर मिनट होती है। ये एक इतनी तेज नहीं लेते, मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पता पड़ जाए कि ये काउंट होगा 1। ऐसे 16 से 20 जो रेट होती है वो होती है 16 to 20 पर मिनट जो होती है बेटा, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है। समझ में आई? इसके बाद डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन मींस नॉर्मली रेट ऐसे लेते हैं, सांस ले ली छोड़ दी। डेप्थ मींस फुल, कितने आप डेप्थ में लेके जा रहे हो और कहां से आप निकाल रहे हो, ये कहलाता है डेप्थ। डेप्थ हमारी नॉर्मल भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है और शैलो भी हो सकती है। नॉर्मल है डेप्थ, शैलो ये होती है हमारी डेप्थ। हमारे रेस्पिरेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेट, डेप्थ और रिदम। रिदम मींस रेगुलरिटी। रिदम का जो मतलब होता है बेटा वो होता है रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलरिटी मींस अरे कोई गाना बजाया जाता है, कोई टोन बजाई जाती है, किसी चीज में बजाई जाती है, हर चीज की एक रिदम होती है ना। हम स्टूडेंट को क्यों बोलते हैं बेटा अपने स्टडी की रिदम कंटिन्यू रखो? रिदम मींस रेगुलरिटी। सांस लेने की रिदम रेगुलरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं अभी रोक रहा है, अभी नहीं आ रहा, अभी कुछ डिस्निया हो गया, अभी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यदि ये रिदम डिस्टर्ब होती है तो रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो रेट, रिदम और डेप्थ। रिदम मींस रेगुलरिटी ऑफ द रेस्पिरेशन। रेट मींस 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। डेप्थ, शैलो, डीप और नॉर्मल।
ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जब हम एबनॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा कि एबनॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहली एक टर्म आती है टैकिपनिया, TACHYPNOEA, टैकिपनिया। टैकिपनिया क्या होता है बेटा, जब हमारी रेस्पिरेशन रेट 24 पर मिनट से ज्यादा, 24 पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टैकिपनिया। When our breathing या when our respiratory rate increased over 24 per minute, then it known as tachypnea. समझ में आया बेटा? Then afterwards bradypnea. Bradypnea means when our O2 and CO2 rate decrease below 10 per minute, that is known as bradypnea. समझ में आया बेटी? ब्रेडिप्निया। यदि 10 से कम हो जाती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की रेट, अरे बेटी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, जब हमारे रेस्पिरेशन रेट 10 से कम हो जाती है तो उसको ब्रेडिप्निया बोलते हैं, और यदि 24 से ज्यादा होती है तो उसे टैकिपनिया बोलते हैं। समझ में आई बेटा? एपनिया मींस एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग या टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांस ही नहीं ले रहा, उसको बोलेंगे एपनिया। समझ में बेटा? एपनिया की स्पेलिंग क्या होगी? मेरे बच्चे जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर, हाँ जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं वो स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स को सीखो। एपनिया की स्पेलिंग क्या होती है, ब्रेडिप्निया की क्या होती है, टैकिपनिया की क्या होती है? हाँ। उसके बाद आता है बेटा डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये क्या कहलाएगा? डिस्निया। हाइपरएपनिया, HYPERPNOEA, हाइपरएपनिया। हाइपरएपनिया क्या होता है? डेप्थ, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। This is known as hyperapnea. Increase the depth of respiration means आदमी अपने ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर खींचता ही जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? हाइपरएपनिया। ये बेटी समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट कहलाता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मींस जब एक पर्सन सांस ले सकता है ओनली स्टैंडिंग पोजीशन। अरे भाई लेटे हुए भी ले सकता है। ऑर्थोपनिया मींस ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन का मतलब बेटा कंफर्टेबली वो पर्सन अपराइट पोजीशन में खड़े होकर सांस ले सकता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोपनिया। समझ में आई? ब्रीथ्स ओनली इन एन अपराइट पोजीशन, ऑन इन एन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन के अंदर आप ब्रीदिंग कर सकते हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोपनिया। समझ में आया बेटा? उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई दी है आपको रेस्पिरेशन के, बाकी डिटेल्स से आप इस कंटेंट को बुक्स के साथ भी रेफर करिए, डिटेल में पढ़िए, मजा आएगा। आप इन नोट्सों को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन नोट्सों को घर पे जाके वो बनाइए तो सही यार। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे कोई भी उस पर, मैंने देखा मोस्टली तो कोई आप में से देख नहीं रहा होगा जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो नियर बाई हमारे क्लास में यदि 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो ये 20 स्टूडेंट मींस 20 आवर्स तो एक दिन के होने चाहिए उसके। 10 आवर्स, यदि आधा घंटे की वीडियो तो 10 आवर्स होने चाहिए, लेकिन आप नहीं देख रहे उसको जाके। नहीं देखोगे तो कैसे नॉलेज बढ़ेगी यार, कैसे रिवीजन होगा? मेरा और क्या उद्देश्य है इससे? तुम्हें तो पता है यूट्यूब पे जो आने से मेरा और क्या लॉजिक है? मेरा कोई लॉजिक नहीं है, मेरा कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है। बस एक ये है कि मेरे जो स्टूडेंट जो यहाँ क्लास नहीं ले पा रहे, जो घर पे बैठे हुए हैं, जो बाहर है, जो इधर उधर है, उन लोगों को बेनिफिट हो जाए और वो इन वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत सीख ले। मैं ये नहीं कह रहा आई एम 100% परफेक्ट, आई एम 100% नॉलेजेबल, I am very intellectual or intelligent. I am not telling these words. I am telling what I know minimally. What I knows, which I knows minimum, I can share with you and you take benefits of that. But you have to try, you have to see it. And every day you have to comment on that. I will see every day comment. Then afterwards, next word is stertorous respiration. STERTOROUS, stertorous respiration. इसका कहने का मतलब है बेटा नोइजी ब्रीदिंग, STERTOROUS
ROUS। स्टैटरस रेस्पिरेशन मींस नोइजी ब्रीदिंग, आवाज आ रही है ब्रीदिंग के अंदर। समझ में आया? खर्राटे भरने को विस्लिंग बजाते हैं ना, कई लोग नाक से सीधी बजा देते हैं, कई लोग खर्राटे लेते हैं, वीजिंग करते हैं। स्टैटरस रेस्पिरेशन मींस नोइजी ब्रीदिंग, वो सांस लेते हैं ना, मतलब खर्राटे नहीं है, उनकी सांस का आउटपुट देख लिया जाता है कि एक्सचेंज हो रही है। इस नोइजी ब्रीदिंग को, अरे हम सांस ले रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपको? यदि आपकी सांसें हमें सुनाई देने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटरस रेस्पिरेशन। समझ में आ गया मेरे? उसके बाद स्ट्राइडर, STRIDOR। जब हम स्ट्राइडर की बात करते हैं बेटा, स्ट्राइडर क्या होता है? ए हार्श वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड is produced during respiration as seen in upper respiratory obstruction। upper respiratory means हमारी जो ब्रोंकस है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रूट नहीं पता मेरे बच्चे तुम लोगों को? पता है ना, नोज, नेयर्स, नोज के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद ब्रोंकस, नहीं नेजल, सॉरी नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस देखो बेटा ये ट्रेकिया जा रही, इसके ऊपर लैरिंग्स फेरिंग्स है। इस ट्रेकिया के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई ब्रोंकस, ये ब्रोंकस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुई है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और ये पूरा लंग्स बना देते हैं। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस नोज और नेजल कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने से, इस ऊपर पे इस सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने से हार्श एक साउंड वाइब्रेशन सी, थ्रिल, श्रिल एक साउंड पैदा होती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मीन शोर युक्त आवाज, सांस लेते समय जो शोर होता है, नॉइज होती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। ये क्यों होती है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट होता है रेल, रेल RAHL। रेल मीन्स बबलिंग साउंड, बुदबुदाहट, नाक में आती है ना बुदबुदाहट, जुकाम हो गई तो जब आप उसको खींचते हो तो कौन सी साउंड निकलती है? एबनॉर्मल रैटिंग और बबलिंग साउंड। बबलिंग को हिंदी में बोलते बुदबुदाहट। बुदबुदाहट मीन्स जाम लग गया, खचखच हो रही है, उसको बोलते हैं बुदबुदाहट। उसके बाद वीजिंग, ओए होए ये साउंड है सबसे बढ़िया, विस्लिंग साउंड, वीजिंग। कबूतर की आवाज नहीं बेटा, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वीजिंग साउंड का मतलब होता है विस्लिंग साउंड। जो खर्राटे भरते हैं ना, कई लोग खर्राटे बहुत तेज आवाज से खर्राटे, वो एक विस्लिंग साउंड, उस विस्लिंग साउंड को बोलते हैं बेटा वीजिंग। वीजिंग मीन्स द हाई पिच्ड म्यूजिकल विस्लिंग साउंड। सीटी बजा रहा है सोते समय नाक से, आदमी जग के सीटी बजाते हैं, ये सोते सोते सीटी बजाते हैं। नेक्स्ट होता है साई। साई मीन्स, साई के अंदर लिख सकते हो वेरी डीप इंस्पायरेशन, वेरी डीप इंस्पायरेशन फॉलोड बाय ए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। अरे ज्यादा गहरा सांस लेना तो लंबा सांस छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? साई। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? वेरी डीप इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है सांस को अंदर लेना, INSPIRATION। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। साई के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इंस्पायरेशन होता है तो इंक्रीज ही एक्सपायरेशन होगा। अरे भाई जितना लोगे उतना तो निकालना पड़ेगा, जितना लोगे उतना तो निकालना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद डिस्निया हमने पढ़ा, डिफिकल्टी एयर लेवर्ड ब्रीदिंग, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन,
ऑक्सीजन की कमी से हमारे टिश्यूज का नीला पड़ जाना साइनोसिस कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई? एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मींस lack of oxygen in tissues. Anoxia means absence of oxygen in tissues. ये याद करना है ना, मैं धीरे धीरे बोल दूं। हाइपोक्सिया मींस lack of oxygen supply to your tissues. Anoxia, absence of oxygen supply in the tissues. Anoxemia, बेटा सुनो, एक तो हो गया एनोक्सिया। एनोक्सिया का मीन्स लेक ऑफ O2 इन टिश्यूज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो वर्ड आता है एनोक्सीमिया मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। समझ में आया? एनोक्सीमिया के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के अंदर कम हो जाती है। समझ में आई? और एस्पाक्सिया, एस्पाक्सिया ASPHYXIA, एस्पाक्सिया मींस दम घुटना। एस्पाक्सिया किसको बोलेंगे? दम घुटने को। दम घुटने को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्टेट ऑफ सफोकेशन। सफोकेशन मींस दम घुटना। आपको एक अंदर ड्रम के अंदर बंद कर दें जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो, आप उस पैकेट के अंदर बंद हो जाए या ड्रम के अंदर बंद हो जाए तो आपका दम घुटेगा ना ऐसे। उस दम घुटने की कंडीशन को एस्पाक्सिया बोला जाता है। समझ में आया मेरे बच्चे? नाउ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, ये लिख लिया। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं बेटा तो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कोस्टल ब्रीदिंग और दूसरी होती है बेटा डायफ्रामेटिक। DIAPHRAGMATIC, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। कोस्टल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग होती है, आपको पता है कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 छोड़ना ही ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन कई किताब वालों ने क्या करा, अरे भाई हम कुछ ज्यादा कंटेंट लिखते हैं तो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। एक होता है बेटा कोस्टल ब्रीदिंग। कोस्टल मींस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड अदर इंटरकोस्टल मसल्स। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड और डाउनवर्ड। हम जब सांस लेते हैं तो जो हमारा चेस्ट ऊपर अपवर्ड और लोअर वर्ड जो आता है, इस तरीके के रेस्पायरेशन को कोस्टल रेस्पायरेशन बोलते हैं। बेटा सुनना, ये हमारी जो रिब्स पाई जाती है, इन रिब्स को इंटरकोस्टल मसल्स यहां पर पाई जाती है। ये इंटरकोस्टल मसल्स इनको कवर करते हुए रहती है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारी रिब्स को बांधे रखती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा चेस्ट एक्सपेंड करने में और चेस्ट को रिलैक्स करने के अंदर हेल्पफुल रहती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। आपको तो पता है बेटा कि हमारा जो दो लंग्स होते हैं, इन लंग्स के नीचे जो पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जब आप सांस लेते हैं तो जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद जब आप ऑक्सीजन इन फेफड़ों के अंदर डालेंगे तो फेफड़ों की साइज जब फैलेगी तो आपका डायफ्राम नीचे हो जाएगा। डायफ्राम नीचे होगा मींस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन समझ में आया, जिसमें इसमें डायफ्राम आपका मेन एक्शन कर रहा है। बाकी नॉर्मली जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, कोस्टल ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक, ये पूरा एक ही पैटर्न है जिसके अंदर हर मसल्स हर पैटर्न इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम नीचे जाता है जिससे कि हम सांस ज्यादा ले सकते हैं, और जब हम सांस छोड़नी होती है डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है जिससे हम सांस छोड़ देते हैं। ये चीज समझ में बेटा? अब हमारे नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशंस की जो रेट है, वेरिएशंस। वेरिएशंस मींस अलग अलग रेस्पिरेशन रेट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी है बेटे? 16 से 20 पर मिनट। अब जो सबसे पहले जो न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न की रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 30 से 80 पर मिनट। नॉर्मल हमारा जो
न्यूबॉर्न होता है उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 30 से 80 पर मिनट। मींस जो एवरेज होती है वो 35 पर मिनट होती है। ये याद कर लेना बेटा। 1 ईयर के अंदर जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो जो एवरेज है उसका 30 हो जाता है, 30 पर मिनट। और जो उसकी रेस्पिरेशन की जो रेंज है बेटा वो हो जाती है 20 to 40 पर मिनट। समझ में आया? 1 साल पे इतना रेस्पिरेशन कम हो गया। 2 साल पे जो उसका एवरेज है 25 हो जाता है। 2 साल पे एवरेज 25 हो जाएगा और जो रेंज है बेटा वो 20 से 30 हो जाएगी। यही बच्चा जब 8 साल का होगा तो एवरेज 20 पर मिनट का हो जाएगा रेस्पिरेशन का, और रेंज होगी 15 से 25 की। और जब यही बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो एवरेज होगा 18 पर मिनट, 18 पर मिनट। और उसके बाद जो रेंज होगी इसकी 16 से 20 पर मिनट, है ना बेटा? ये चीज समझ में आई आपको? जो कि 16 इयर्स या एडल्ट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये बेटी, इसमें देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, हम जब पैदा हुए थे तो हम ज्यादा सांस लेते थे। अब हम धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, सांस हमारी कम होती गई, कम लेते गए, और एक दिन ऐसे आएगा जब हम जाते जाएंगे और ये सांस लेना ही छोड़ जाएंगे। तो देखो भगवान क्या कहना चाहता है, आप पैदा हुए थे तो सांस ज्यादा ले रहे थे, अब तुम्हारी धीरे धीरे सांस कम हो रही है। तो बेटा ये रेंज याद करना है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 पर मिनट होती है। 16 यदि आ गई तो नॉर्मल है, 17 आ गई नॉर्मल, 18 आ गया नॉर्मल, 19 20 जो भी आ जाए वो नॉर्मल है। यदि ये रेस्पिरेशन रेट 24 पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को टैकिपनिया बोलते हैं, और यदि 10 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को ब्रेडिपनिया बोलते हैं। अब जो हमारे रेस्पिरेशन को जो अफेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहला तो एज फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो उम्र, एज। अरे भाई बच्चा ज्यादा लेता है, बूढ़ा कम लेता है, या एडल्ट कम लेता है, तो रेस्पिरेशन रेट को एज तो अफेक्ट कर ही रही है। फीमेल्स टेंड टू हैव स्लाइटली फीमेल थोड़ा सा जल्दी सांस लेती है, मेल थोड़ा सा स्लोली सांस लेता है। सेक्स के अंदर एक्सरसाइज, यदि कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो सांस एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग पैटर्न फास्ट हो जाता है। इमोशंस, यदि आपको फियर, स्ट्रेस या एंजाइटी है तो ये आपके अफेक्ट करेगा रेस्पिरेशन को। बेटा हम पढ़ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले तो एज अफेक्ट करती है रेस्पिरेशन को, उसके बाद सेक्स में मेल फीमेल होना रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज अफेक्ट करेगी आपके रेस्पिरेशन को। एक्यूट पेन, यदि आपको पेन हो रहा है तो ये आपके रेस्पिरेशन की रेट को अल्टर कर देगा, और ब्रीदिंग आप अब वो मैं बता रहा हूं ना बेटा, पेन यदि तुम्हें दर्द हो रहा है तो रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करेगा। कोई इंफेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, या पेन हो गया, फीवर हो गया, ये आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा। जैसे कोविड के दौरान जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सांस ले रहा हूं तो बड़ा भारी भारी लग रहा था, तो रेस्पिरेशन रेट तो अफेक्ट हुई ना। उसके बाद एक्यूट पेन, यदि पेन हो रहा है तो ये हमारी रेस्पिरेशन को शैलो कर देगा। और बेटा सुनो वाइटल साइंस, मैं एक चीज भूल गया था आपको, हमारे जो वाइटल साइंस है टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, बीपी और एक पेन। पेन 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 इज द 5th वाइटल साइंस ऑफ आवर, पता है ना? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन नई किताबों ने लिख दिया है बेटा, तो आप भी याद कर लेना, पेन इज आल्सो ए वाइटल साइंस। हाँ चलो सबने कराया, मैं भूल गया था तो इस कारण बताना जरूरी था बेटा। इमोशंस के कारण रेस्पिरेशन रेट अफेक्ट होगा। स्मोकिंग अफेक्ट करेगी भाई, स्मोकिंग लंग्स को सड़ा देगी। Chronic smoking changes the lungs airways, resulting in increased rate of respiration at rest when not smoking. Body position, यदि आप स्ट्रेट बैठे हुए फाउलर पोजीशन के अंदर तो आपके ऑक्सीजन जल्दी जाएगी, लंग्स जल्दी खींच लेंगे,
और यदि आप लेटे हुए हो या उल्टे लेटे हुए तो आपके चेस्ट कम एक्सपेंड होंगे, तो आपकी पोजीशन भी अफेक्ट करती है ऑक्सीजन CO2 को। मेडिकेशंस, यदि कुछ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स मींस कई दवाइयां जो एनाल्जेसिक्स का काम करती हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स मींस जो आपके ब्रेन के सेंटर को सप्रेस करती हैं, दर्द को महसूस नहीं करने देती, तो यदि हमारा ब्रेन को अफेक्ट कर रही है वो, तो हमारे बॉडी का हर सिस्टम अफेक्ट होगा। कुछ ड्रग्स, यदि जैसे हम कोई ब्रोंकोडायलेटर्स ले लें या ब्रोंकोडायलेटर ड्रग ले लें जो हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर दें, उन ड्रग्स को यदि हम ले लेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्रोंकस डायलेट हो जाएंगी, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। नेक्स्ट होता है हीमोग्लोबिन फंक्शन। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है तो ऑक्सीजन बॉडी कम लेगी, तो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल यदि कम हो गया है हमारे ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड कम होगा और हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो कम बनेगा। तो हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारा होगा जब ही हम ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर पाएंगे और जब ही हमारा ऑक्सीजन बाइंड अप होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो बेटा हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और कोई गैस के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइंड नहीं होता। उसके बाद काउंटिंग कैसे करनी है रेस्पिरेशन की, सांस लेते हुए देखना है तो कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें रिस्ट वॉच रखनी है। हाथ में रिस्ट वॉच आप यूं रख सकते हो या सामने अपने दीवार पे टंगी है या सामने आईज के सामने रिस्ट वॉच होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। रिस्ट वॉच विद सेकंड हैंड और डिजिटल डिस्प्ले, और एक पेन, पेंसिल और वाइटल साइंस फ्लो चार्ट और रिकॉर्ड फॉर्म होना चाहिए। मींस आपके पास पेन पेंसिल होना चाहिए जो आप लिख सको, वरना पता पड़ेगा आपने कहा कि भाई रेस्पिरेशन 18 आ रहा है, तुम भूलते भूलते नेहा मिल गई। नेहा ने बोला कहां जा रहे हो सर, मैंने बोला यार इधर ही एक पेशेंट का देखा था, मैंने बोला रेस्पिरेशन रेट में तो भूल गया यार। रेस्पिरेशन मींस सबसे पहले तो प्राइवेसी का मेंटेन करना है, हमें डोर और स्क्रीन क्लोज कर देने, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, हेड को एलिवेट कर देना है 45 to 60 डिग्री तक। Prepare count respiration by keeping your fingertips on the patient's pulse. आपको पल्स और रेस्पिरेशन दोनों लेने, तो सबसे पहले पल्स लेने का तरीका है मींस आपकी जो ये तीनों फिंगर है ये पेशेंट के यहां पर होनी चाहिए, जो आपके यहां पर दिखाई देती है जहां पर आपको पल्स फील होती है। मींस जो आपका ये पोर्शन है, इस पोर्शन के पास में मैं आपको पूरी इसकी टर्मिनोलॉजी बता दूंगा। ये तो होता है हमारा एक्सटर्नल कॉन्डाइल, ये जो इंटरनल कॉन्डाइल की तरफ जब हम यहाँ रखेंगे हाथ, इसको हाथ रखने के बाद लेटरल कॉन्डाइल, एक मिनट सुनो बेटा, ये तो हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल। मीडियल कॉन्डाइल की तरफ, ये मीडियल मींस जो बॉडी की मिडिल लाइन के मौजूद होते हैं ऑर्गन, उनको मीडियल बोलते हैं। हमारे बॉडी की मिडिल लाइन ये है, इसके पास में जो ऑर्गन है उसको मीडियल बोला जाएगा। तो हम जब मीडियल पे जब हम 3 फिंगर्स रखना है, हमें 3 फिंगर्स रखा, धक धक आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है। सामने आपको घड़ी कर देनी है, आपको 1 मिनट तक काउंट करने कि कितनी बार पल्स फील हो रही है। इसमें क्या होता है बेटा कि दोनों फिंगर से प्रेस करना है और बीच वाले को थोड़ा सा हम टच करके रखते हैं, तो ये दोनों फिंगर हमारी उस आर्टरी के ऊपर जाके प्रेस करती है, तीसरे यूं, और हम उस धक धक की जो साउंड है पल्स को हम फील करते हैं और पल्स को हम काउंट करते हैं। और साथ में अब पेशेंट सोचेगा कि आप तो पल्स ले रहे हैं। रेस्पिरेशन, जब पेशेंट, और नजर हमें रेस्पिरेशन पे रखनी, कितना हो गया, तो हाथ पकड़ेंगे तो वो ये सोचेगा ना कि ये पल्स ले रहे हैं, और हम पेट देखेंगे उसका, एब्डोमेन एक बार उठ रहा है, नीचे जा रहा है, 1 2 3 4। अरे ऐसे नहीं उठेगा पेट, तो थोड़े बहुत मूवमेंट तो दिखाई देंगे पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। और 1 उठना और बैठना, 1 काउंट, 1 2, तो ये तो 2 काउंट हो गए। तो ऐसे हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन, साइनोसिस और मूवमेंट चेक करेंगे और पेशेंट का हम रिकॉर्ड कर देंगे और हैंड वॉश करेंगे बेटा। प्रोसीजर से पहले हैंड वॉश, प्रोसीजर के बाद में हैंड वॉश करना होता है। इस तरीके से हम रेस्पिरेशन रेट को असेस करते हैं। इसी चीज के साथ हमारा वाइटल साइंस रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है।
और बाकी हमारे YouTube की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।